अगेन एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक है, द लिविंग स्टेट। ऑब्वियसली तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि लिविंग स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक्टिव है। जब तक अंदर इंटरनल प्रोसेस एक सेल के अंदर चल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में एक पूरे टिश्यू और ऑर्गन में प्रोसेसेस हो रहे होंगे, वही लाइफ का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग स्टेट को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कि इट इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ऑल द केमिकल रिएक्शन undergoing inside the cell or a part of metabolism. Okay. पाथवेज, हाँ वेट करो बेटा, अभी बताते हैं। ओके, at the living state, at this level you must understand that the tens and thousands of chemical compounds in a living organism otherwise called metabolites, ठीक है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन रहे होंगे, और बायोमोलिक्यूल, एक ही बात है, जो भी बन रहा है वो मेटाबोलाइट है, और जो भी हो वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बनने वाला मॉलिक्यूल है, तो हम उसको बायोमोलिक्यूल में कंसीडर करेंगे। आर प्रेजेंट एट कंसेंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ देम, सबका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि अंदर आपको कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम आप इतना ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, इतना ज्यादा फॉर्म हो रहा है कि उससे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो सीक्रेट हो रहा है, फिर भी वो वहां पे एक्यूमुलेट है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा। देयर इज ऑलवेज एक मैकेनिज्म भी है, वर्क करेगी। अभी तुम लोग आगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में पढ़ोगे, एंजाइम के पास प्रॉपर्टी होता है, वो फीडबैक इनिबिशन भी कर सकता है, मतलब खुद अमाउंट ऑफ एंजाइम डिसाइड करेगा कि मेरी सिंथेसिस को अब बंद कर दो। समझ में आई बात? जैसे जस्ट सपोज कि तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है चॉकलेट, चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन अब जिद पे आ गए पापा एकदम तुम्हारे की, तुमने हद में जा रखी है, इतनी चॉकलेट खानी है, अब भर भर के चॉकलेट ही दे रहे, नहीं तुम खाओ, तुम खाओ, हर दिन सुबह शाम रात तुम्हें एकदम भर भर के चॉकलेट मिल रही है, कितना खाओगे? फिर तुम खुद ही डिसाइड करोगे, नहीं भैया हमें चॉकलेट से नफरत हो गई, अब कुछ टाइम तो हम चॉकलेट देखना नहीं चाहते। ओके, इस तरीके से हो सकता है। ठीक, तो सेम वे में यहाँ पे क्या है कि एंजाइमेटिक या कोई भी मॉलिक्यूल जो वहां पे सिंथेसाइज हो रहा है, उसका अमाउंट कंसंट्रेशन एक रेंज में, एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट में के बीच में ही फिक्स रहेगा कि उसको उसकी क्या रिक्वायरमेंट है सेल में, और उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, दैट ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो इन सब के पीछे जेनेटिक्स है, इन सब के पीछे जीन्स बैठे हुए हैं, डीएनए बैठा हुआ है, जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि उसको उसके सेल के उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में किस अमाउंट में क्या चीज चाहिए। ओके, ताकि पूरे सेल की मैकेनिज्म प्रॉपर चलते रहे। इसीलिए हमने देखा था कि जब अमाउंट ऑफ लोड वर्कलोड ज्यादा होगा, कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो डीएनए क्या करता है, अपने को डिवाइड कर लेता है। डीएनए डिवाइड करता है तो फिर क्या होता है, सेल डिवाइड होती है। तो फंडामेंटल बेसिस इन्हीं सब से रिलेटेड है। जस्ट सपोज कि एक घर में दो बच्चे हैं, धीरे धीरे तो खेल रहे थे, बचपन का प्यार बड़ा बढ़िया चल रहा था, बड़े हुए तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई और चीजें, एक एक बहुत अलग हो गया, दूसरा बहुत अलग हो गया, फिर दोनों की बीवियां आ गई, दोनों की बीवियां के अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। अब रोज रोज ड्रामे हो रहे हैं, तो मम्मी पापा क्या कहेंगे कि तुम दोनों थोड़ा सा अलग हो जाओ, सेपरेट रहो, साल में 2 बार मिलो, लेकिन प्यार मोहब्बत से मिलो। ठीक, तो वैसे में क्या होगा, सेल अंडरगोस डिवीजन। तो रिक्वायरमेंट अगर एक लेवल तक चल रही है और उसको डीएनए फुलफिल कर रहा है, डीएनए के अंडर कंट्रोल है, तब तक तो प्रॉपर सेल की मैकेनिज्म ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन इफ रिक्वायरमेंट इज डिस्टर्ब, सेल वॉल्यूम रेशियो, न्यूक्लियो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, ये सब चीजें डिस्टर्ब होंगी, तो उससे क्या होगा कि फिर डीएनए डिवाइड करेगा। तो ये तो फंडामेंटल लाइन लिखी हुई है कि सभी चीज क्या है, एक कंसेंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इन सभी बायोमोलिक्यूल्स की। ओके, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल तो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, द ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, समझते हैं ना? ग्लूकोज जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद वो मोनोमर में कन्वर्ट हुआ, डाइजेस्ट में मतलब फाइनली डाइजेशन में मोनोमर, जैसे आपने पॉलीसैकेराइड लिया एज अ फूड, तो उसको ओलिगोसैकेराइड में ब्रेक डाउन होना होगा, देन
डाइसैक्राइड में ब्रेक डाउन होगा, देन फाइनली मोनोसैक्राइड में ब्रेक डाउन होगा। तो मोनोसैक्राइड में जब ब्रेक डाउन हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइनल के नेक्स्ट पार्ट से वो अपना एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है, एब्जॉर्ब होगा। अब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, जहां जहां रिक्वायरमेंट है, मतलब हर लिविंग सेल के पास रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल पाथवे, सब जगह चलेगा। तो ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई, ब्लड के ऊपर। वो सिस्टम जो आपके पूरे ऊपर से टॉप टू बॉटम, आप कहीं पे भी कट कट अगर लग जाए तो ब्लड आता ही आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो एक पूरा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट जो बना हुआ है, जिसने पूरी सप्लाई मेंटेन करके रखनी है, मीडियम की एक फ्लो चल रहा है उस बहते, जैसे कहते हैं ना कि कहीं से पानी बह रहा है तो उस बहते पानी में आपने नाव छोड़ दो या आप लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दो तो वो बह जाएगा। उसी तरीके से क्या है, बॉडी में ब्लड बह रहा है चारों तरफ, अब ऐसा खुले में नहीं बह रहा है, सब अपने क्लोज सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, तो पूरा पाइपलाइन में बह रहा है आपको इस तरीके से भी। उसी पाइपलाइन में ऑक्सीजन डाल दो, उसी पाइपलाइन में वेस्टेज डाल दो, उसी पाइपलाइन में न्यूट्रिएंट डाल दो, उसी पाइपलाइन में हार्मोन्स डाल दो। ब्लड ने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम इसको इसके हम घूमते रहेंगे, जिसको जिसकी जरूरत हो वो ले लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत बेसिक से बता रही हूँ कि समझो कि किस तरीके से बॉडी यूज कर रही होगी चीजों को। जैसे तुमने एक डाइनिंग टेबल देखा होगा, इस तरीके से अगर डाइनिंग टेबल है और बीच में इसमें रोटेटर वाला लगा हुआ है, ठीक है, जैसे एक मूवी में यूज हुआ था, उसमें रेल की पटरी जैसा एक कुछ मॉडल था और ट्रेन ट्रेन के कोच बने हुए थे, उसी में फूड सर्व हुआ था, ठीक है। तो अब ये ट्रेन जैसे चलती है वैसे ही ये ट्रेन चल रही है, घूम रही है, सभी लोग यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिसको जो चीज चाहिए उसके सामने से जब ये रोटेट करके जाएगा वो उसको ले लेगा। समझ रहे हो, इसी तरीके से ब्लड में है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2, एमसीक्यू बन जाएगा, अभी है यहाँ का भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एमसीक्यू। 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1, ये 2 है माइनस मत कर देना, 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ओके, क्लियर है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मिलीमोल L-1, ऐसे लिखा रहेगा तो भी करेक्ट आंसर है। समझते हैं ना तुम लोग, ये सब पर लीटर लिखा रहे या जो भी डिवाइड करके है वो ऊपर आएगा तो वो माइनस में हो जाता है तो भी सेम यूनिट है, इसका मतलब ही हुआ पर लीटर। अगर नहीं पता है तो कहीं पे मार्क करके नोट डाउन कर। while that of hormones while that of hormones would be nanogram per ml। नैनोग्राम छोटी क्वांटिटी में हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मतलब कम में इफेक्टिव है। जैसे सेम एज एग्जांपल ले लो कि आप खाना बनाते हो तो आप सब्जी में नमक डालते हो ना, कि नमक में सब्जी डालते हो, तो उसी तरीके से हार्मोन को जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लो अमाउंट में हार्मोन अपना काम कर जाता है। तो हार्मोन्स कैसे हैं, नैनोग्राम पर ml। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state। ठीक है, एक स्टेडी स्टेट मेंटेन है लेकिन वो चल भी रहा है, ठीक है। एक मेंटेन है लेवल, हमेशा ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ए को भी कोई रिप्लेस कर रहा है, ए फिर से बन जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। प्रोसेस इज डायनामिक बट स्टेट आप देखोगे तो स्टेडी स्टेट मिलेगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट। आप किसी फेज में अगर स्टडी करेंगे हम मैकेनिक्स को कि हाँ अभी आफ्टर द फूड, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि डायबिटीज सुना होगा या देखा होगा, डायबिटीज का टेस्ट होता है तो बिफोर मील फास्ट ग्लूकोज, मतलब आप सुबह उठते ही टेस्ट करा लो, मतलब बिना खाना खाए टेस्ट होता है, खाना खाने के बाद टेस्ट होता है, तो क्यों ये सब डिफरेंसेस हैं, वहाँ चेंजेस हुए होंगे। तो दे नो कि इस टाइम क्या वैल्यू होगी, उस टाइम क्या वैल्यू होगी। पैरामीटर्स स्केल एक सेट है, उस स्केल में ही टेस्ट होता है। ओके, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन जो है वो एक स्टेडी स्टेट में जो रिक्वायरमेंट है सेल का उस फॉर्म में बना रहेगा, लेकिन प्रोसेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। नेवर फॉर्म इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब समानता, समरूपता नहीं आएगा कि एक साइड ये इक्वल हो जाए दोनों,
किसी भी रिस्पेक्ट में हमेशा यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा कि मूवमेंट चलता रहे, either by the use of energy or by without use of the energy, by the passive transport और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप किसी टाइम पे देखना चाहोगे जिसके अकॉर्डिंग यू नो द ह्यूमन फिजियोलॉजी पैरामीटर, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर आपको पता है कि हाँ लीवर में ये पर्टिकुलर बाइल का अमाउंट इतना आना चाहिए, बिलिरुबिन का अमाउंट इतना आना चाहिए, तो वो उतना ही मेंटेन होगा उस रेंज में। मिनिमम लोअर उनका रेंज, मिनिमम मैक्सिमम उनका रेंज आएगा, उस रेंज में ही अगर लीवर की हेल्दी रिपोर्ट आएगी तो उस रेंज में उस कंसेंट्रेशन में भी मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि वो वहां पे स्टोर है, वो बन रहा है, आगे मूव हो रहा है और खुद को रिप्लेस कर रहा है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके, गुड। चलो, दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। मेटाबॉलिक फ्लक्स मतलब चेंजेस, एक लिटिल बिट चेंजेस। फ्लक्स मीन्स कोई भी सिस्टम है, आप उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, टेम्परेचर का फ्लक्स हो गया, कोई लिटिल चेंज, चेंज किया आपने, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द these biomolecules in are in a metabolic flux, any chemical or physical process, any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium। ठीक है, कंसंट्रेशन मैकेनिज्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोई प्रोसेस को चलने के लिए, कोई फिजिकल मूवमेंट के लिए, तो आपका एक मैकेनिज्म है, या कि जैसे आप हाथ मूव कर रहे हो तो आपकी एक स्पीड है कि आप किस स्पीड से नॉर्मली हैंड को मूव करोगे, और आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके हैंड मूवमेंट की या आपके लेग्स के यूज की स्पीड बदल जाती है। तो दैट इज रिलेटेड टू कि फिजियोलॉजिकली आप फिजिकल प्रोसेस क्या कर रहे हैं और इंटरनल उसका केमिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ओके, द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इंटरनली आप रिएक्शंस की बात कर रहे हो तो स्टेडी स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम है, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। वन शुड रिमेम्बर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम। अब मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब बेसिक्स लेक्चर लिया तो ये सब चीजों का मैंने वहां पे ही एक तुम्हें लिंक बताया हुआ था सब, कि फिजिक्स कैसे रोल प्ले करेगा, केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले करेगा, बायोलॉजी बहुत बाद में आई है, पहले फिजिकल फोर्सेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो वन शुड रिमेम्बर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो वो वर्क नहीं परफॉर्म करेगा। जैसे सिंपली आप डिफ्यूजन की मैकेनिक्स को देखो तो डिफ्यूजन की मैकेनिक्स कैसे होती है कि डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करके कोई भी मॉलिक्यूल आयंस जो होगा, जो डिफ्यूज कर रहा होगा, जैसे जस्ट सपोज आपने एक परफ्यूम लिया और उसको स्प्रे किया, ठीक है। तो अब जहां पे आपने स्प्रे किया उस वक्त उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आती है, बट थोड़ी देर देर में आपको पता चलेगा विद इन 2 सेकेंड आपके बाहर वाले रूम से मम्मी की आवाज आ जाएगी, और डाल लो और डाल लो, पता नहीं कितना इतना ज्यादा रूम में परफ्यूम परफ्यूम कर दिया है कि इसके स्मेल से मुझे प्रॉब्लम हो रही। क्यों? क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल्स थे वो मूव किए और वो अपने आप को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जस्ट सपोज कि हर तरफ एक ही कंसंट्रेशन में परफ्यूम हो जाए तो डिफ्यूजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। जैसे जस्ट सपोज ये सिस्टम ए है एंड ये सिस्टम बी है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, इधर भी 10 मॉलिक्यूल है, इधर भी 10 मॉलिक्यूल है, तो इनको एक्सचेंज करने की नीड कहाँ आ रही है? कोई नीड नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमेशा यूटिलाइजेशन चलता रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा, ए के से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, एज पर रिक्वायरमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोस। ओके, दैट्स वाई कभी भी यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगी, और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। मार्क कर लेना, ये डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। As living organisms work continuously,
लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, तुम दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम दिन भर खेल रहे हो, कूद रहे हो, उससे मतलब नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल मैकेनिज्म की बात हो रही है। आपका हार्ट कंटिन्यू धड़क रहा है, आपके ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, आप ऑक्सीजन कंटिन्यू ले रहे हो, ब्रीदिंग प्रॉपर चल रही है, सब कुछ इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ओके, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वर्क नहीं होगा, ये लिखा है। फिजिक्स का लॉ कहता है कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो कांट परफॉर्म द वर्क। और लिविंग सिस्टम कैसा है, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेगा। दोनों स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। यहां से यहां तक क्वेश्चन बन सकता है। Hence the living state is a non, अब इसका concluding point आ गया कि hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. Work चलता रहना चाहिए. Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. अपने आप को living system equilibrium में जाने से रोकने के लिए continue process करता रहता है. उसी को क्या कह रहे हैं अपन? Living process. दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। कल भी मैंने बताया था कि आप कुछ करना है तो उसमें एनर्जी एक कॉस्ट देना पड़ता है। वो कॉस्ट क्या है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का इनपुट। कोई भी पाथवे चल रहा है, ठीक है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एटीपी वहां पे यूज होगा। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली मेटाबॉलिक पाथवे है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसी से तो हम एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर एटीपी को यूज भी किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर द सिनोनिम्स। कंक्लूड हो गया, जहां से मैंने इस हेडिंग को स्टार्ट किया था वही बात हो गई। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा एनसीईआरटी से, तो ये स्टेटमेंट अंडरलाइन होने चाहिए और आप इस स्टेटमेंट को पूरे तरीके से अच्छे से समझो। एनी क्वेरी? पाथवे का क्या कह रहे हो बेटा कृतिका? पाथवेज में क्या क्वेरी थी आपकी? पाथवेज, अभी देखो कोई भी पाथवे आपको नहीं पढ़ना है। जैसे ये इमेज दिया हुआ है ना, तो ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ना है। बट हियर यू शुड नो कि देयर इज अ लिंकिंग रिएक्शन। पाथवे कभी भी होगा तो एक सिंगल रिएक्शन पाथवे नहीं बना सकते। जैसे हम कहें कि A plus B converts to C, तो this is a reaction, this is only a reaction, this is not a pathway. But अभी हम इसी को कह दें कि A plus B convert to C, C breakdowns to A plus B, या A form A breakdowns to A1, A1 breakdowns A dash, A dash breakdown to A double dash, and finally we find the A triple dash. And same way में एक दूसरा pathway चला गया जहाँ पे B dash बना, B dash से B double dash बन रहा है and B triple dash बन रहा है, so final product of that pathway. तो pathways is always like a linking of reaction, number of reactions उसमें होंगे और पाथवे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। एक पर्टिकुलर, जैसे आपको बी डैश बी ट्रिपल डैश बनाना है तो आपको ये वाला पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये पाथवे बनाना पड़ेगा। ए डैश बनाना है तो आपको ये वाला पाथवे फॉलो करना। तो पाथवे हमेशा कई सारे रिएक्शंस के और कई सारे खुद के पाथवे के भी इंटरलिंक्ड होते हैं। अभी बताओ कोई क्वेरी क्या थी वो एग्जैक्ट? इसी पाथवेज के थ्रू या तो कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा होगा तो उसको एनाबॉलिक पाथवे बोल देते हैं। कोई मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, छोटा सिंपलर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उसको अपन कैटाबॉलिक पाथवे बोल देते हैं। ओके, तो दो ही प्रोसेस हो सकता है, या तो कुछ बन रहा है या तो कुछ टूट रहा है। देखो कुछ टूटता है तो भी कुछ बनता है, लेकिन अपन कैसे बोलते हैं
कि या तो सिंथेसिस हो रही होगी या तो ब्रेकिंग होगी। अरे कुछ तोड़ोगे तुम तो भी तो उसकी एक एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका एक एग्जिस्टेंस है ना, कि वो टूटा भी है तो कुछ बना है। जैसे जस्ट सपोज सी ब्रेक डाउन टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो प्रोडक्ट हो गया ना बेटा। तो ये भी एक तरीके के सिंथेसिस है, लेकिन हमने किसी चीज को तोड़ के बना, किसी चीज को जोड़ के बनाना, वो भी सिंथेसिस है। तो हम ब्रॉडली बोलते हैं सिंथेसिस इज एनाबोलिज्म एंड ब्रेकिंग एंड breakdown is catabolism. Or collectively they call A plus C is equal to metabolism. अभी क्लियर है? गुड। चलो अब हमने कुछ चीजें देखी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, लिविंग स्टेट से रिलेटेड, सेल के अंदर के एक एटमॉस्फेयर को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा हमने कि वहां पे किस तरीके से प्रोसेस चल रही हो। ठीक है, वापस आते हैं एंजाइम्स, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया था एंजाइम्स का, डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड एक पॉइंट वहां पे आया था, उसको थोड़ा और ऐड कर लो वहां पे, ये एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स। ठीक है, एंडो एंजाइम्स मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स उसका एग्जांपल हो गया। इनसाइड द सेल सिंथेसाइज हुआ, फॉर्मेशन inside the cell and utilization is also inside. ठीक है, और यू कैन राइट इन वन सेंटेंस कि फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन बोथ अकर्स इनसाइड द सेल। मतलब फॉर्म भी सेल के अंदर हो रहा है और यूज भी सेल के अंदर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरीके के एंजाइम अगर वर्क कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडो एंजाइम्स। क्योंकि एक प्रॉपर्टी आई थी कि ये हायर मॉलिक्यूल्स के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक सेल से दूसरे में तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक सेल रिलीज कर सकती है, तो जो रिलीज हो रही है, फॉर्मेशन तो हमेशा सेल के सेलुलर मैकेनिज्म में, सेलुलर पूल में या साइटोप्लाज्मिक पूल में आप कह सकते हो कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन हमेशा वही होगा। एंजाइम्स फॉर्म हमेशा गोल्जी में ही होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, राइबोसोम पे उसका प्राइमरी स्ट्रैंड मतलब प्राइमरी प्रोटीन फॉर्म होगा। उसके बाद वो किस तरीके का एंजाइम है, उसका मॉडिफिकेशन टर्सरी स्ट्रक्चर गोल्जी apparatus में बनेगा। तो एंजाइम का formation is always inside the cell. Formation is inside the cell, but utilization, or you can write the action outside. एक सेल के बाहर निकला, जैसे आपके स्टमक कैसा है बेटा, एक कैविटी, दिस इज अ कैविटी। ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस प्रेजेंट है, तब तो आपका एसोफेगस से खाना जाएगा और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है क्या? नहीं, वो कहाँ हो रहा है, सेल यहाँ पे जो लेयर्स में सेल प्रेजेंट है वो फॉर्म कर रहे हैं, वो केमिकल्स को फॉर्म कर रही है, वो एंजाइम्स को फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद रिलीज कर दिया उसको कैविटी में। जैसे ही फूड आया, जैसे यहाँ पे जाइमोजन आया था, तो जाइमोजन के फॉर्म में पेप्सिनोजेन वहां पे प्रेजेंट है, तो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में और वो उस पर एक्ट करने लगा, तो उसको सेल के बाहर आना पड़ा ना। समझ में आया? जैसे पैंक्रियाटिक जूस के में एंजाइम होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम सिक्रीट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तब यहाँ पे डाइजेशन होता है। खाना ऐसा यहाँ पे, यहाँ से जो काइम बनता है वो ये नहीं कि पैंक्रियाज में जाएगा, पैंक्रियाज का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ये कैसा हुआ, सिक्रीट यहाँ हुआ, फॉर्म यहाँ हुआ, फिर डक्ट के थ्रू इधर चला गया, पाइपलाइन बिछी है, पाइपलाइन के थ्रू वो डिफरेंट लोकेशन पे चला गया, तो उस केस को क्या बोलेंगे अपन, एक्सो एंजाइम्स। इज इट क्लियर? जहाँ पॉइंट लिखा था वहीं पे ऐड कर लो इस बात को, और माइंड में एकदम क्लैरिटी के साथ ध्यान रखो। ओके, अभी अब कुछ बात करते हैं आगे एंजाइम की प्रॉपर्टी को लेके। केमिकल नेचर ऑफ
एंजाइम क्या कहता है कि मोस्टली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और आपको पता है ये सब पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज पीछे पढ़ लेते तो उसको आगे कनेक्ट करने की एक हैबिट डेवलप करो बेटा। प्रोटीनेसियस लिखा है तो प्रोटीनेसियस के अंदर आपको कहानी चलनी चाहिए। अब चलो बताओ खुद सोच के, क्या ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, क्या ये बीटा पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बीटा प्लेटेड हो सकता है, या ये टर्सरी होगा, या ये क्वाटरनरी होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है? कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हुए वहां पे, बताओ, सोच के बताओ। एंजाइम्स फंक्शनल प्रॉपर्टी हुई ना, फंक्शनल, फंक्शनैलिटी को कर रहा है, एक फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शनल प्रोटीन कहाँ से थे आपके, बताओ। फंक्शनल प्रोटीन टर्सरी से, टर्सरी और क्वाटरनरी। सैकराइड तो बिल्कुल नहीं बेटा, वो सैकराइड तो कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या थे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे। याद आया, सेकेंडरी तक तो क्या है, स्ट्रक्चरल। तो इस तरीके के आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियरिटी के साथ आप क्वेश्चंस को रखो ध्यान में। समझ में आया? तो मोस्टली प्रोटीनेशियस है, प्रोटीनेशियस में भी मिनिमम क्या होंगे, टर्सरी, टर्सरी तक तो होना ही चाहिए स्ट्रक्चर। कभी भी प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन ये फंक्शनैलिटी को शो नहीं करेंगे। फंक्शनल नहीं, फंक्शन मतलब एज ए पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर वो भी आप एक फंक्शन ही देख रहे हो कि उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बना है, ठीक है, वो आपके नेल्स का पार्ट है, वो केराटिन का पार्ट है, तो वो सब एक पार्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन है। लेकिन फंक्शनलिटी मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम को कहाँ पे आना पड़ेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर तक, ठीक है। विथ सम एक्सेप्शन में हमने बात किया था कैटालिटिक आरएनए, अभी दिखाएंगे उसका भी। कैटालिटिक आरएनए दैट इज नोन एज राइबोजाइम। तो कुछ एक्सेप्शंस को आप छोड़ दो, एक रेंज ऑफ राइबोजाइम्स हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। इन एक्सेप्शंस को छोड़ दो तो हम ये बोलते हैं कि सभी एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। तो कल भी मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम सभी आओगे कैप्शन में तो हम कहेंगे ऑल ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स बट all students are not studying the biology, ओके, क्योंकि ग्रुप है यहाँ पे, कैप्शन के बच्चे डिवाइड हैं मैथ्स में और बायो में, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर द स्टूडेंट्स बट ऑल ऑफ देम आर नॉट बिलोंग्स टू क्लास 12, ओके, समझ रहे हो? तो डिफरेंस है, तुम सभी स्टूडेंट हो लेकिन तुम सभी क्लास 12 से नहीं हो, कुछ 11 से भी हो। तुम सभी मतलब सारे कैप्शन के बच्चों की बात करें, तुम तो सारे के सारे 11 से हो। फिर ऐसे ही हम कह रहे हैं कि सारे 11th के बच्चे हैं लेकिन सब बायो नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से क्या है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मोर देन 100 अमाइनो एसिड लिंक टू फॉर्म एन एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम कहाँ बनेगा बेटा, गोल्जी में, ध्यान रखना। Synthesis of enzyme or synthesis of protein, the answer will be ER, ठीक है। Maturation of protein, functionality of protein, modification of protein, that is Golgi. An enzyme show tertiary structure, आ गया वो पॉइंट, ध्यान रखना आपको। Sequence of the amino acid is specific in specific enzymic proteins. हर एंजाइम स्पेसिफिसिटी, एंजाइम की प्रॉपर्टी ही है वो कि वो बहुत स्पेसिफिक है, किसी के भी साथ कोई भी एंजाइम रिएक्ट नहीं कर सकता है, अदरवाइज इतने 2000 रिएक्शंस कंट्रोल नहीं हो रहे होते। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी एंजाइम किसी भी प्रोसेस को करने लगा, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम आके यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस करने लगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एंजाइम के पास स्पेसिफिसिटी है, और इस स्पेसिफिसिटी के लिए अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी साइड चेन में आर ग्रुप में,
जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके रिएक्शंस, उसका मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ उसके मॉडिफिकेशन को प्ले कर रहा है। एंजाइम खुद एक भी ग्रुप अपना नहीं निकाल के दे देगा कि तुम ले जाओ और तुम सबस्ट्रेट में ऐड हो जाओ। ऐसा एंजाइम नहीं करता है, ये एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है। एंजाइम कभी भी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अभी देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इज स्पेसिफिक। पता है हमें कि कौन सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा तो कौन सा एंजाइम फॉर्म होगा। और अगेन वही थियरी है बेटा, जीन जीन देगा इंफॉर्मेशन कि क्या सीक्वेंस है, मतलब डीएनए, डीएनए से आगे इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास, और एमआरएनए के कोड्स को रीड करके प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो गई। ओके, नाउ प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन बना। अब प्राइमरी प्रोटीन स्टार्ट कर देगा फोल्डिंग, मैचुरेशन। सेकेंडरी प्रोटीन के ग्रुप्स मिलेंगे। अब वो और फोल्डिंग हो रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक पेपर लो, पेपर को फोल्ड करो और उसको स्टेपलिंग कर दो तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाएगा। तो टर्सरी प्रोटीन बनते ही क्या हो गया कि वो एक तरीके का स्ट्रक्चर, एक फंक्शनैलिटी वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, वहां कुछ ग्रुप्स आ जाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसपे कुछ बाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट एक तुम ऐसे एग्जांपल लो, अपने आसपास कोई कोई भी कपड़ा दिख रहा है तुम्हें, या कोई पेपर जैसे फोल्ड किया था तुमने वैसे ही देखो, लेकिन पेपर कैसा सॉफ्ट हो जाएगा। तो तुम जब फोल्ड करोगे तो उसमें कुछ पैकेट्स बनेंगे। जब वो प्लेन है तो इस तरीके से फैला हुआ है, जैसे जस्ट सपोज ये पेपर है तो पेपर कैसे है, ऐसे फैला हुआ है। ठीक, तो अगर तुम चाहो कि इसमें पेन रुक जाए, तुम चाहो कि इसमें तुम इरेजर को रख दो तो नहीं रख सकते। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम सबने वो खाया होगा मूंगफली कोन में, या क्या बोलते हैं चनाजोर गरम, या समथिंग भेलपूरी टाइप, एक कोन, या चलो आइसक्रीम खाइए, कोन वाली आइसक्रीम खाइए। ये तो खाया होगा ना सबने। तो उसमें वो आइसक्रीम को कहाँ रखा है, आइसक्रीम अगर इस कोन को हम ओपन कर दें और इस कोन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, जस्ट सपोज हम ऐसे ओपन कर दें और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने, ये इस तरीके से, क्या इसमें आइसक्रीम रुक जाएगी? जब इस पे आइसक्रीम डालोगे तो ये रुकेगी। समझना हम क्या बताना चाहते। तो देयर इज रिक्वायरमेंट कि आप आइसक्रीम को कैरी करने के लिए या आप चना जोर गरम खाने के लिए वहां पे एक स्ट्रक्चर इसको मॉडिफाई कर दिया और आपने इसके बीच में स्पेस बनाया कि उस स्पेस में भेलपूरी चली जाए, उस स्पेस में मूंगफली चली जाए, या उस स्पेस में कौन है तो आइसक्रीम चले। सेम वे में स्पेसिफिक एंजाइम्स कैसे बनते हैं, इन्हीं फोल्ड्स की वजह से। एक प्लेन आपका प्राइमरी चेन गया, सेकेंडरी चेन गया, ठीक है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से अब क्या हुआ कि उसने जो फोल्ड बनाया है उस फोल्ड से कुछ ग्रूव्स बन गए, उसमें कुछ साइड बन गया। जैसे जस्ट सपोज ये एक ग्रूव है, तो इस ग्रुप पे बेटा कोई तो अमाइनो एसिड आएगा, कोई तो अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, चेन ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। जब चेन ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो वहां पे आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। आर ग्रुप याद है ना, सिंपल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस आर ग्रुप की स्पेसिफिसिटी होगी सबस्ट्रेट के साथ, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर सकता है, ये इसके लिए स्पेसिफिक साइट हो गया। जिस तरीके से आप इस आइसक्रीम को इस कोन में इस जगह पे डाल रहे हो, आप जरा इधर डाल दो आइसक्रीम को, कोन के बाहर जरा लेप लगा दो आइसक्रीम का और बोलो हम तो बाहर से खाएंगे, देखो ट्राई करके। दैट्स व्हाई एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, ये जो ग्रूव्स बन रहे हैं दे आर स्पेसिफिक टू होल्ड दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जब ग्रुप बनेगा, जब फोल्ड बना है तो वहां पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वही तो कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा। All site of enzymes are not the not having the catalytic activity, but whole enzyme को हम बोलते हैं that is the biological catalyst। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो गया? Is it clear?
जैसे एंजाइम की थ्योरी के लिए आपको एक मॉडल पढ़ना है, लॉक एंड की थ्योरी या लॉक एंड की मॉडल। तो आप देखते हो कि हर एक लॉक लॉक के पूरा पूरा जगह ऐसा नहीं है कि की लग जाएगा। लॉक के पास पर्टिकुलर एक ग्रूव है, इस ग्रूव के अंदर कुछ तो डिजाइन बना हुआ है, उसमें उसी डिजाइन का एनालॉग बना होगा की पे। तो की जब अंदर जाती है वो वहां पे उससे बाइंड करती है और इस लॉक को ओपन कर देगी। ठीक है, तो क्या पूरे के पूरे की पूरी की पे इस जगह से डालोगे तो भी लॉक ओपन होगा? नहीं होगा। इस जगह से डालोगे तो भी ओपन होगा क्या? नहीं होगा। ये है वो साइड जो इस लॉक को ओपन करे। है बेटा, समझ में आया? ओके, तो सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इज स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक एंजाइमिक प्रोटीन्स। पेप्सिन पेप्सिन जो है वो उसका सीक्वेंस डिसाइड करेगा, उसके एक्टिव साइट्स डिसाइड करेंगे कि पेप्सिन की एक्टिविटी क्या होगी, तभी आप उसको पेप्सिन बोलोगे। Their tertiary structure is very specific and important for their biological activity. क्योंकि इसी टर्सरी स्ट्रक्चर से ग्रुप बन रहा है और उन्हीं ग्रुप को अपन बोलते हैं एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स, ओके। और इन्हीं एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, एंड देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। क्योंकि एंजाइम प्रोडक्ट का पार्ट तो बनेगा नहीं, उसको तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना था, तो एंजाइम फिर सेपरेट हो जाएगा और फिर से अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के पास जाएगा। ग्राफ तक पहुंचने के लिए हमें ये सारे छोटी छोटी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। दिस इज लाइक कि एंजाइम एंजाइम की एक्टिविटी कैसे चलेगा, उसकी एक्टिव साइट्स कब फ्री हैं। अब जैसे जैसे सपोज मैं कहूँ कि तुम्हें एक तुमने स्कूल वैन किया है, स्कूल वैन से तुम्हें आना है स्कूल या कैप्सन आना है, ठीक है। अब उस तुम जिस एरिया से आ रहे हो उस एरिया से 25 बच्चे आ रहे हैं और तुम्हारे स्कूल वैन में कैपेसिटी है सिर्फ 12 की या चलो 13 की, ठीक है। और हर पेरेंट चाहेगा कि बेटा हमारा तो बेटा बेटी हमारे बढ़िया से बैठ के जाएं, खड़े होके क्यों जाएंगे। तो जब कैपेसिटी 12 की है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वैन 2 राउंड लगा ले या वैन की साइज बढ़ा दें हम लोग। समझ रहे हो? तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट्स। अगर एक्टिव साइट्स ऑलरेडी इंगेज होगा तो एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर एंजाइम अलग होगा, फिर दोबारा आएगा। सेम एज लाइक कि आप वैन में बैठे, आप बाइंड करके मतलब सीट से बाइंड किए हो, वैन के अंदर हो, फिर आप वैन वैन का सीट उतार के थोड़ी ना उतरोगे नीचे, ठीक है। वैन को सिर्फ आपने यूज किया, फिर आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे आप उतर गए, फिर से वैन खाली हुई, आप दोबारा आपके एरिया में जा रही है, बाकी जो सबस्ट्रेट थे या बाकी जो बच्चे वहां पे बचे थे उनको वो सेकेंड ट्रिप में लाएगी। इज इट क्लियर? तो दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दैट, इसका कंक्लूडिंग अभी यही है कि एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं और एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी एक्टिव साइट पे डिपेंडेंट है, एंड देन एंजाइम कितना वर्क कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन की एक्टिव साइट कितनी फ्री है। अगर एक्टिव साइट फ्री नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वहां पे एंजाइम बाकी सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्शंस करेगा। सबस्ट्रेट मीन्स जिससे रिएक्शन करना है। अभी आप लोगों को केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं चल रहा है, केमिकल बॉन्ड चल रहा है, क्या चल रहा है? वो केमिकल रिएक्शंस जब पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज है बेटा, तो आप उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट ही क्या होगा यहाँ पे एंजाइम के केस में? दे आर सबस्ट्रेट। ओके, केमिकल बॉन्ड चल रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह पढ़ा दिया गया, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से पढ़ो, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Their tertiary structure is very specific and important for their biological activity, जो कि पूरा अभी आपको biological activity देखना है, केमिकल मोड ऑफ एक्शन भी देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है। बट आप कोर को समझो, बेस क्या कह रहा है। Why tertiary structure? Because tertiary structure resultant by the folding resultant in the formation of active sites. Active sites are the sites where substrate
बाइंडिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, और सबस्ट्रेट को बाइंड करके सबस्ट्रेट के ग्रुप को मॉडिफाई करना है, न कि एंजाइम अपना कोई पार्ट देगा सबस्ट्रेट को। इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अपने रास्ते, प्रोडक्ट अपने रास्ते, काम खत्म हो गया एंजाइम का। तभी तो वो कैटालिटिक है। ओके, राइबोजाइम इज एन एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीनेशियस, जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आया था, सम एक्सेप्शंस, उसको ध्यान में रखना है। और एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, आपको लिस्ट बस ऐसे नोट कर लोगे, आपके फ्यूचर के लिए तो अच्छा है। अभी आपके बहुत काम की ये लिस्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये काम आएगा, ये काम आएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस पढ़ना है, आरएनए स्प्लाइसोसोम पढ़ना है। तो वहां पे आरएनए के अंदर एक कैटालिटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जैसे जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ जंक है, मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन पार्ट है, इसको बी पार्ट बोलते हैं। फिर क्या है हम कि सी पार्ट में इंफॉर्मेशन है, एंड फिर लॉन्ग डी पार्ट है, वो जंक है। ओके, तो डीएनए में इस तरीके से इंफॉर्मेशन है, और सेम चीज कोड हो जाएगी तो एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए अगर इसी तरीके से चला जाएगा तो बेटा ये जंक वाला पार्ट को क्या करेगा, प्रोटीन तो कंटिन्यूअस चेन है, समझना आप, देखो प्रोटीन बनना बताया हुआ है ना, तो प्रोटीन एक कंटिन्यूअस चेन है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। अब ए तक तो कोड हुआ, ये एक प्रोटीन का स्टैंड बना, यहाँ पे तो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर ये इस तरीके से प्रोटीन तो कभी बन ही नहीं पाता, यूकैरियोटिक में इस तरीके से प्रोटीन कभी नहीं बन पाएगा। तो यूकैरियोटिक जीन्स को क्या करना होता है, बी को डिलीट कर दो, सी से डी वाले पोर्शन को डिलीट कर दो, तो आपका रिजल्टेंट पोर्शन क्या बनेगा, ए। अब मैं कलर चेंज कर लेती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता था, बट आई थिंक तुम मेरे भावनाओं को तो समझ जाते हो फटाफट। हम देखो बेटा, मेरा एक पढ़ाने का स्टाइल है, शायद कुछ लोग को ये पसंद नहीं आता, मैं लिखती और डायग्राम कम बनाती, मतलब लिखूंगी लेकिन ऐसे नहीं कि बेटा लिखो ए बी, इस तरीके से मेरा नहीं चलेगा, मेरा फास्ट चलता है, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं यहाँ पे ड्राइंग के लिए आई हूँ, मैं ड्राइंग की मैम नहीं हूँ, बायो की मैम हूँ। तो आप सिंपली बी सेगमेंट को रिमूव कर दो, और सी डी सेगमेंट को, मतलब ये डी सेगमेंट को रिमूव कर दो, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या बचा, ए से ए, ए को आपने डायरेक्ट सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आपके जो ब्लू वाला कलर था वही ले लेते हैं अपन, ए और सी, रेड वाले को हटा दिया तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, ए और सी। तो जो इंटरप्टेड इंफॉर्मेशन थी वो हट गई, तो ए और सी अब कंटिन्यूअस आ गए, इससे कंटिन्यूअस प्रोटीन की चेन सिंथेसाइज हो जाएगी। तो जो डिस्टरबेंस कर रहा था, क्योंकि राइबोसोम को नहीं पता है कि ये चीज हटानी है, राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम तो सिंपल टीआरएनए के हेल्प से रीड करा रहा है एमआरएनए को। ओके, अगर इसका 10% भी समझ में आता है तो दैट इज ओके। सिंपल ये समझना है कि हमारी बुक में कुछ पेज में कुछ लिखा है, कुछ पेज में नहीं लिखा है, तो हम खाली पेज को हटा देंगे ताकि एक कंटिन्यूअस रीडिंग हो सके। या हमने एग्जाम में कुछ पेज बीच में खाली छोड़ रखे थे कि हम अभी वापस आते हैं, इस क्वेश्चन में ये ऐड कर लेंगे, चलो आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो जनरल तुमने फेस किया भी होगा ये कि तुम कुछ स्पेस छोड़ देते हो, बट टाइम नहीं मैनेज हुआ तो तुम वहां पे नहीं आ पाते हो। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस पेज को जरूर कट करना होता है, या उस पे लिखो पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। तो इस केस में आपको एग्जामिनर को पता रहता है कि अच्छा इसके आगे भी हो सकता है लिखा है, अदरवाइज एग्जामिनर ने एक पेज पलटा, दो पेज पलटा, उसको ब्लैंक मिलेगा तो वो आगे की आपकी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को चेक ही नहीं करेगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो सेम वे में डीएनए की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, स्प्लाइस आउट कर दिया। उस फॉर्मेशन में आरएनए की कैटालिटिक एक्टिविटी दिखती है, स्प्लाइसियोसोम बनता है, ये आपको 12th में पढ़ना है। फिर आरएनएसपी एक्टिविटी, फिर आपको आरआरएनए पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, ये राइबोसोम में आपने पढ़ा कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में कुछ आरआरएनएज होते हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको एक तरीके से नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं। फिर हायर स्टडीज में जैसे मैंने स्टडी की हुई है राइबो स्विचेस पे, एमटेक में मैंने काम किया राइबो स्विच पे, तो ये आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए, मतलब दवा वाले ड्रग्स के लिए, मेडिसिनल डिस्कवरी के लिए राइबो स्विच स्टडी चल रही है। अभी तुम्हारा कोरोना टाइम में भी राइबो स्विच मॉडल को यूज किया गया है।
राइबोसोम नहीं होता है इसमें, जस्ट आरएनए, आरएनए के फोल्ड है। तो आप समझो कि आरएनए फोल्ड करेगा तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना सकता है, अपने ही नाइट्रोजनस बेस से पेयर कर सकता है। तो जब ये पेयर कर गया तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी, ये तो ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ द फंक्शनिंग एमआरएनए। जो डिजीज, अब इसी तरीके से डिजीज वाला है वो पोर्शन आ रहा है, वो अगर इसको ब्लॉक कर दोगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट में यूज होता है, हेपेटाइटिस के भी ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। तो आपको बाकी सब नहीं पढ़ना है, जस्ट अ ग्लिम्स आपके माइंड में रहना चाहिए कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। ठीक है, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच कम्स अंडर द कैटालिटिक आरएनए। डीएनए कभी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं करता है, डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एक कम है डीएनए में, उसकी वजह से कोवेलेंट ओनली हुआ है। ओके चलो अब देखो यहाँ पे, जैसे देखना है आपको क्या कि ये एंजाइम है, तो एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर बनने पे ही एंजाइम हुआ है। ये पूरा आपका क्या है, अमाइनो एसिड का चेन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो इसने क्वाइल्ड किया अपने को, तो साइड में कहीं ग्रूव्स रह गए, साइड में ग्रूव्स बन गए, गड्ढे बन गए। ठीक है, तो ये गड्ढे ऐसे हैं कि जिसपे सबस्ट्रेट फिट हो सकता है। तो अब ये सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और एंजाइम के ग्रूव्स का स्ट्रक्चर फिट होना चाहिए। इंड्यूस फिट मॉडल भी आपको देखना होगा, थोड़ा सा इंट्रो देंगे हम, ज्यादा अब आता नहीं है मुझसे। तो ये यहाँ पे ही जाके फिट हो सकता है, इसको तुम यहाँ नहीं फिट कर सकते। तो दे आर स्पेसिफिक, ये वाला यहाँ फिट हो रहा है, ये वाला यहाँ फिट हो। ओके, तो अब देखो ये सेकंड में क्या हुआ, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, ई एस कॉम्प्लेक्स। ओके, अब तुम्हें दिख रहा है कि ये सबस्ट्रेट तो कुछ चेंज हो रहा है, S1 S2 ये मिल रहा है और ये कुछ चेंज हो रहा है और ये प्रोडक्ट बना दिया। एंजाइम चेंज हुआ क्या, एंजाइम तो वैसा का वैसा ही है, वैसा ही एंजाइम है ना। तो एंजाइम फिर प्रोडक्ट से रिलीज हो, तो substance bind to the enzyme's active site, the enzyme changes shape which catalyzes the chemical reaction between the substrate। जो रिएक्टेंट है जिसपे रिएक्शन होना है, और कोई भी रिएक्शन होगा तो रिजल्टेंट एक प्रोडक्ट बनता ही है बेटा, दैट इज द सिंपल केमिकल रिएक्शन। द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। अब एंजाइमेटिक रिएक्शंस में क्या होना है कि वही जो अभी मैंने एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला लिख के दिया कि E प्लस S forms ES, they form EP and then E plus P। ओके, ये दोनों बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट को लेके घूमने लगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत क्विक 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 प्रोसेस है। एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड, सबस्ट्रेट चेंज, सबस्ट्रेट फॉर्म द प्रोडक्ट एंड देन एंजाइम प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ओके, तो अब ये सारा गेम जो हो रहा है ये तो डिपेंडेंट किस पे हो गया कि एक्टिव साइट्स जैसे प्रेजेंट है, जिस तरीके के ग्रुप है उस तरीके से स्पेसिफिसिटी चल रही है। तो अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है एंजाइम पूरा ही फंक्शनल इनएक्टिव हो जाए फॉर दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। जस्ट एज्यूम बेटा कि ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप को मैंने चेंज कर दिया और मैंने बोला कि ये तो एंजाइम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, एंजाइम का सरफेस एक्टिव साइट हमने चेंज कर दिया। अब ये इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक रहेगा क्या, ये इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर पाएगा, कोई बाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि वो साइट ही बदल गई। समझ में आई बात? हम्म, तो लॉस ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर रेंडर्स द एंजाइम एक्टिविटी, एकदम क्लियर लाइन होना चाहिए। टर्सरी स्ट्रक्चर में जो एक्टिव साइट बने हैं दैट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो लॉस ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। लाइक द कैटलिस्ट, अगर आप केमिकल कैटलिस्ट बात करते हो लेबोरेटरी में, तो कैटलिस्ट की तरह एंजाइम्स भी क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो लाइक द कैटलिस्ट द एंजाइम रेगुलेट the speed and specificity of that particular reaction because enzymes are specific, but unlike the catalyst they are produced by the living cells only। कैटलिस्ट आप बोलोगे तो कैटलिस्ट क्या हो गया, केमिकल्स हो गए, उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, केमिकल रिएक्शन देखना है। लेकिन जब आप एंजाइम्स बोल रहे हो तो एंजाइम्स के आगे ही हमने पहला ही वर्ड बताया था, दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट।
सबसे पहले कोर्ट में बच्चा यही लाइन लिखता है, एंजाइम्स के बारे में एक्सप्लेन करने आएगा तो पहली लाइन यही होती है, एंजाइम्स आर ऑल एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और डबल कोट लगाओ, अंडरलाइन करो, मार्क्स पाओ। सब्जेक्टिव एग्जाम का बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हें जब सब्जेक्टिव में लिखना होगा तो तुम्हें ये वर्ड यूज करना ही है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट तो है ही, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में बनने वाला कैटलिस्ट है। एवरी सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंजाइम्स बिकॉज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम द सेल टू सेल, मतलब ड्यू टू हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। पहले भी देखा होगा ये पॉइंट, ओके। अब आप देखो, ये एक एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंजाइम का स्ट्रक्चर है, और वो भी कौन सा है, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी जाइमोजेन होता है, मतलब काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है, और एज अ रिक्वायरमेंट इसको कन्वर्ट किया जाता है काइमोट्रिप्सिन में, और ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके। कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, एक्टिंग इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, वेयर इट परफॉर्म्स प्रोटियोलाइसिस, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का भी तो डाइजेशन होता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, उसी तरीके से प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। तो अब ये एंजाइम्स अपने पास क्या रखा हुआ है, एक फोल्ड दिखाया हुआ है, इसके पास क्या है, एक्टिव साइट, ठीक है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि एक्टिव साइट पे बहुत स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट, कोई साइड चेन, कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आ जाता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में आएगा, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स में आएगा। तो ये नहीं सोचना कि वो अलग ही पोर्शन ग्रीन से क्यों दिख रहा है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वहां पे कोई इसका अटैचमेंट प्रेजेंट। वापस आते हैं एनसीईआरटी में, जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, और ये न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ आपको आरएनए ध्यान में रखना बेटा, डीएनए कभी नहीं करना। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, कैटालिटिक आरएनए, लिख लेना यहीं पे पेंसिल से। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acid sequence of the protein. An enzyme, like any protein, has the secondary structure and the tertiary structure. ठीक है, कोई भी टर्सरी स्ट्रक्चर से जाने के लिए तो आपको प्रोसेस वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन फंक्शनल एंजाइम क्या होगा, टर्सरी। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many services means grooves or pockets are made, ठीक है, मतलब खांचे बन जाएंगे जिसमें कि सबस्ट्रेट फिट हो सके। आप सिंपल सोचो कि अगर इस तरीके से बॉल लाइक स्फेरिकल सरफेस होगा तो इस बॉल पे कैसे कुछ अटैच्ड होगा, कुछ अटैच होगा क्या। हाँ, किसी जगह अगर कोई ग्रूव है तो उसके साइज के अकॉर्डिंग वहां पे कोई चीज अंदर जाके फिट हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसी साइड को सर्वाइसेस बोल रहा है, पॉकेट्स बोल रहा है, और उसी को टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, अंडरलाइन कर लो। An active site of an enzyme is crevices or pocket into which the substrate fit. छोटा सा एक इमेज बना लो, एंजाइम सबस्ट्रेट किसी भी तरीके से आपने अगर ग्रूव ऐसा बनाया है तो ये वाला डेप्थ वाला चीज जो ग्रूव है ये सबस्ट्रेट में ऐसे जाएगा, वो निकला होना चाहिए, तो ये दोनों जाके फिर फिट हो जाएंगे। Thus enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो डेटा दिया होगा यहाँ पे। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मतलब लेबोरेटरी में जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वो वर्क करेंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ सकता है। हाई प्रेशर पे हो सकता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ रहा है, सर्टेन कैटलिस्ट में, सभी ऐसा करें जरूरी नहीं है, लेकिन वो एग्जांपल दे रहा है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी भाई, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के तो बॉन्ड टूट जाएंगे टेम्परेचर अगर ज्यादा गया तो, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा जाएगा तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है कोएगुलेशन की, क्लॉट कर जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा,
ओके, तो प्रोटीन एंजाइम्स या प्रोटीन, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर आप हाई करते जाओगे तो टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रोटीन की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। ये पूरा एक सेपरेट पढ़ना है आपको कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच एंड प्रेशर। तो पीएच का इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये एक डिफरेंस हुआ। बल्कि इसके आप ऐसे समझो कि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि चलो अभी देखते हैं आगे। ठीक, inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged at high temperature से above 40 डिग्री। एनसीईआरटी के डेटा याद रखना, 40 डिग्री दिया हुआ है, बट ये होता है अप्रोक्सीमेटली 45। आप हायर मेडिकल में डेटा देखोगे तो आप 45 मेंशन करेगा। However, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, यही हम बोल रहे हैं कि इसके एक्सेप्शंस भी है। हाई टेम्परेचर जैसे हॉट वेंट्स, हॉट वेंट्स कहाँ है? समुद्र में एकदम तल की तरफ क्या है कि वहां पे गर्म वाटर है, ठीक है। वॉल्केनोज के पास, वॉल्केनोज के पास भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं कुछ, तो उन माइक्रोब्स के एंजाइम कोएगुलेट नहीं कर सकते बेटा। उनकी तो टेंडेंसी है, उनके एंजाइम की ही प्रॉपर्टी है कि वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। इसी में से एक एंजाइम आइसोलेट किया जाता है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे, दैट इज द टैक पॉलीमरेज। वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम में टैक पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का सब्स्टिट्यूट है जो कि हायर टेम्परेचर पे पीसीआर में यूज होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ये सब लिखना नहीं है, बस आपको बता रही हूँ। तो एंजाइम्स ऐसे भी हैं और नेचुरली अकरिंग एंजाइम है जो हायर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। लेकिन अब सुनो, अब तुम इसको देखो थोड़ा सा अपना, तुम्हारी बॉडी में टेम्परेचर हाई होगा, फीवर तो आई थिंक सबको आया होगा, तो कभी टेम्परेचर हाई हुआ है तो क्या तुम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नॉर्मल फील करते हो? नहीं फील करते हो, ठीक है। तो एक वहां पे रेंज है, रेंज ऑफ टेम्परेचर वो डिस्टर्ब हो गया है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होंगी, इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। तो however, enzyme isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, hot vents and sulfur springs, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन बहुत वेरी करती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मोस्टली वो अब आपका यूबिक्विटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रेंज होता है जो कि किसी भी हायर टेम्परेचर और वहाँ पे, मतलब वहां के बैक्टीरिया यहाँ नहीं ग्रो कर सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ के बैक्टीरिया को उठा के उधर ले गए। तो दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर हैबिटेट, are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 degree. Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic. Thermophilic, philic means loving, thermo means temperature. तो कैसा हो गया ये? टेम्परेचर लविंग, टेम्परेचर कितना रेंज 80 टू 90 चला गया तो भी ये वर्क कर रहा है। तो टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, वो वहां पे ही जीते हैं, वो उनका वहीं पे लाइफ साइकिल चल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें होता है बेसिलस थुरेंजिसिस, टैक पॉलीमरेज जिससे आइसोलेट किया जाता है। इतना क्लियर है बेटा? अब यहीं पे एक केमिकल रिएक्शन से, एक इनऑर्गेनिक केमिकल से रिएक्शन से कंपैरेटिव करते हुए कुछ एंजाइम्स को ट्रैक पे लाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? दीज एंजाइम्स लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आज शॉर्ट में तुम्हें बोला कि रिएक्शन होगा, तो देखो जी ये क्या है, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हो गया आपका R1, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हो गया R2। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से बनाओगे तो बेरिलियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो दिस इज द रिएक्टेंट, यही हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। एक मेन प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगोस टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस सिंपली रिफर्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है लाइन देखना, अब फिजिकल चेंजेस सिंपली रिफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तुमने वो पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैटर, मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंट डिफरेंट मैटर के फॉर्म, स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस फॉर्म, पढ़ा हुआ है ना। अब सिंपल आप आइस का एग्जांपल लो तो आइस, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर,
देखो यहाँ पे आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड वाटर, उसका भी टेम्परेचर हाई कर दो तो वेपराइज्ड हो जाएगा, वेपर फॉर्म में होगा। तो ये कैसा है, ये उसके स्टेट को चेंज किया। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, ये याद रखना स्टेटमेंट, अ फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब आप इसको अपने थोड़ा सा बॉडी से रिलेट करो, क्योंकि मैं समझाने के लिए तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जांपल देती हूँ। अभी तुम पैर फोल्ड के बैठे हुए हो, पैर फोल्ड करके तुमने बैठा है, फिर तुम खड़े हो जाओ, तो तुमने पैर के पोजीशन का फिजिकल चेंज किया ना, पैर तोड़ के तुम खड़े नहीं हुए हो। तो पैर के अंदर की जो हड्डियां हैं वो उसी तरीके से मसल्स वहीं पे प्रेजेंट हैं, बट उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हुआ, जो बोन्स की पोजीशन तुमने बोन्स का मतलब मूवमेंट चेंज किया, उसके वजह से तुम्हारे पैर जो बेंड थे वो सीधे हो, तो स्टेट चेंज हुआ। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? उसी तरीके से क्या हुआ कि वाटर वहां पे भी है, वाटर यहाँ पे भी है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, तो जो इंटरनल उसके मेन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन क्योंकि वाटर अपने फॉर्म को चेंज किया, वाटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में गया है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में तो चेंज होता है, बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन state of matter when ice melts into water or when water becomes a vapor. These are also physical process. ये भी physical process है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन उसकी फिजिकल रूपरेखा चेंज हुई है, ठीक है, उसका मॉडिफिकेशन हुआ है एक, तो भी वहां पे फिजिकल प्रोसेस है, ठीक। अब बात आती है जब केमिकली वहां पे बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या प्रोसेस, वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, वहां पे एक दूसरी प्रोसेस मतलब फिजिकल नहीं होगी, वहां पे केमिकल चेंजेस हो गए, तो उसी को हमने क्या कह दिया, केमिकल रिएक्शन। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, अब इंपॉर्टेंट है, केमिकल कब आप बोल रहे हो, जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे हम बोले वाटर के कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट गए, ठीक है, ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है BaOH2, ठीक, H2SO4, तो Ba कहाँ चला गया, SO4 के साथ चला गया, और H2 कहाँ चला गया, OH के साथ चला गया, तो क्या बन गया आपका, वाटर बन गया, और BaSO4 बन गया। तो दिस इज द चेंजिंग इन बॉन्ड, दिस इज द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। अब आज हम यहीं पे एक वार्निंग दे देते हैं, एक सजेशन ले लो या वार्निंग ले लो, आपको जितना केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, एदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एदर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस और ऑर्गेनिक रिएक्शन, लास्ट में जाके परेशान हो जाओगे। जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन ही समझने की कोशिश करोगे कि उसमें क्या रिएक्ट हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, कौन सा रेडिकल है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, जो भी उस रिएक्शन की कंडीशन है। इट इज लाइक अ रेसिपी बेटा, ये थंब रूल ले आना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, थंब रूल, ठीक है। इट इज लाइक अ रेसिपी, रेसिपी कैसे क्या ऐड हो रहा है, क्या फ्लेवर देगा, क्या चीज कितना डालना है, ये सब आपको पता होता है, तब आप जाके एक अच्छी रेसिपी बना पाते हो। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो हमेशा इनको पढ़ते वक्त बॉन्ड का ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बॉन्ड क्या, किस तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो उस तरीके के रिएक्शंस की बेसिक मैकेनिज्म से आप अंदर, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस और रेंज ऑफ रिएक्शंस आपका वेट कर रहे हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और ये सब तब स्ट्रांग होता है जब आपको मैकेनिज्म पता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म आपको नहीं बता रही हूँ मैं इसका, कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कैसे ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन आप इतना समझ रहे हो कि हाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट रहा है, SO4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केमिकल जब आप पढ़ोगे तो इसका पूरा और हर चीज आपके लेवल पे पूरी डिटेल में नहीं होगी, ऑब्वियसली हो सकता है फैकल्टी भी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाए, लेकिन आप खुद से ओपन रहना, और क्वेरीज होनी चाहिए कि यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्या नया बॉन्ड बनेगा, किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, प्लीज एक्सप्लेन सिंपली, ठीक है। तो बेसिक चीजें समझते हुए तब बड़े बड़े रिएक्शंस पढ़ना, ध्यान रखना मेरी ये बात। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, जो ऊपर दिया हुआ था। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च अब तुम्हारा पॉलीमर हो गया, पॉलीसेक्राइड है, इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो उसके जो ब्रेक डाउन होंगे, उसकी जो प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो,
देयर इज अ पाथ, अगेन वो एक पाथ है, रिएक्शन कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उसकी थंब रूल्स हैं, तो वो रूल्स आप बहुत क्लियर रखना बेटा। रेट ऑफ अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको अंडरलाइन करो, refers to the amount of product formed per unit time, किसी स्पेसिफिक टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसी को तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, अगर हम ये कहें कि तुमने आज इतने इतने कंटेंट में से तुम्हारा कितना परफॉर्मेंस हुआ, कितनी चीजें प्रिपेयर है, उतने परसेंटेज तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा, तो तुम्हारा रेट ऑफ स्टडी हो गया, तुम्हारा रेट ऑफ आउटकम, तुम्हारा अमाउंट ऑफ आउटकम डिसाइड कर रहा है कि तुम्हारे रेट ऑफ स्टडी क्या था, रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या था। तो उसी तरीके से कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रही है वो डिसाइड कैसे होगी कि प्रोडक्ट कितना बना बेटा, दिख कितना रहा, हम कितना भी कथा वाच ले, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तभी हमारा आउटपुट दिखेगा कि बेटा आप सेलेक्ट हो गए। सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए, तुम लोग का तो पता नहीं, मेरे मेरे को यही फीलिंग आता। तो आउटपुट इज मैटर, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वही डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का रेट क्या था। इज इट क्लियर? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट रेट इज इक्वल टू, अब ये होता है डेल्टा, बहुत छोटा यूनिट, ठीक है, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये जो लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, डेल डेल इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा इज स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। कहीं कहीं पे आपको रिएक्शन में इस तरीके का छोटा ट्रायंगल भी यूज करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, ऑब्वियसली। ठीक है, अब जैसे सपोज आप किसी वैन से घर से आ रहे हो, पैदल घर से आ रहे हो, ठीक है, आप कार से घर से आ रहे हो, वैन कहीं कहीं रुक के आ रही थी, कार डायरेक्ट आपको लेके आ रही है, आप पैदल आ रहे हो अलग अलग, तो आपकी वेलोसिटी हर केस में डिफरेंट डिफरेंट है कि आप कितनी देर में सेंटर पहुंचोगे। समझ रहे हो बच्चा? तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, कि कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है, तो वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम इसको। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, केमिकल है या अभी तो ये केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन, यहाँ एंजाइम की बात नहीं हो रही है, ये आपको क्या समझा रहे हैं, केमिकल प्रोसेस। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। सिंपली आपने चाय चढ़ाई बेटा, चाय चढ़ाते हो तो कैसे गैस तेज करते हो, गैस स्लो करते हो, अब एकदम ही तेज करके भूल जाओ, जगह डांस वांस करने लगो तो चाय चाय तो बढ़िया जब बन जाएगी, बह जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो आप एक टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हो, गैस में रेगुलेटर होता है, समझ रहे हो ना? उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या किया, टेम्परेचर से रेगुलेट किया। और वहां पे भी एक लाइन थी कि लाइक अनलाइक द कैटलिस्ट, केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइमेटिक कंट्रोल, ऐसा नहीं कि बहुत हायर रेंज के टेम्परेचर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एमंग अदर फैक्टर्स, और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को लाइट चाहिए बेटा, तो लाइट इज अ फैक्टर। ओके, अ जनरल रूल ऑफ थंब, हमें इसको, हम भी बहुत यूज करते हैं ये वर्ड, वैसे थंब रूल, आपकी लाइफ का थंब रूल, आपके स्टडी का थंब रूल, आपके रूटीन का थंब रूल, कुछ चीजें एकदम फिक्स होनी चाहिए। तो जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज, या तो डबल्स हो सकता है या डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेंज चेंज इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विसेंट टेम्परेचर, ये अलग से हम पढ़ाएंगे कि किसी भी टेम्परेचर का हम रिएक्शन का हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि जस्ट सपोज वो 10 डिग्री पे या 5 डिग्री पे इतना रेट ऑफ रिएक्शन था, तो वो 10 डिग्री पे उसका एक चेंज, 15 डिग्री पे एक स्लाइटली चेंज दिखेगा, वो या तो हायर साइड में जा सकता है या तो लोअर साइड में हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, जैसे मैंने बोला कि चाय को चढ़ा के तुमने गैस गैस एकदम तेज कर दी तो चाय जल भी सकती है ना बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है। तो मेरा गला बता देता है कि टाइम हो गया। इज इट क्लियर?
catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन यही है कि इंक्रीज हो जाना. अनकैटलाइज रिएक्शन, रिएक्शन वही चल रहा है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन आपने कैटालिटिक एक्टिविटी करा दी तो उसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाए. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. रिएक्शन सेम है लेकिन रेट हाई हो जाएगा. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, इसको बस देख लो फिर आज का लेक्चर कंप्लीट कर दे. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर आप मिलाओगे, लेबोरेटरी में भी मिलाओगे तो भी बनेगा क्या? कार्बोनिक एसिड ही बनेगा. ठीक है, लेबोरेटरी में आप बनाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के मिलने से H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड. और आपके जो ब्लड के थ्रू CO2, आपको पता है ना, आप एक्सहेल करते हो CO2, ऑक्सीजन को आप ब्रीथ इन करते हो, CO2 को ब्रीथ आउट करते हो. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेशन एक छोटा पार्ट हो जाता है उसका. तो ब्रीदिंग में आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन को ले रहे हो, CO2 का एक्सहेल कर रहे हो. तो ये जो CO2 बाहर आती है तो वहां पे मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी. कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में वो डिसॉल्व होकर ब्लड में आती है एंड देन लंग्स के साइड में आके फिर से कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है और CO2 लंग्स के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है. मतलब नेजल पैसेज के थ्रू हम बाहर करते हैं. समझ में आ रही मेरी बात? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन एक तो इनऑर्गेनिक भी हो गया, आप लेबोरेटरी में भी कर रहे हो, और दूसरा आपकी बॉडी में भी चल रहा है. ओके, तो इन द अब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, जब आप बाहर हो रहा है तो वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, अब्सेंस ऑफ एंजाइम हो रहा है. दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा बेटा. विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर. एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बने. कब? जब हम विदाउट एंजाइम किया, जब हमने लेबोरेटरी में किया. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase, बहुत ही ज्यादा कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम है बेटा, हाईली रिएक्टिव एंजाइम की लिस्ट में आता है और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. अब आप कंपेयर करें, कोई घर पे बैठ के आराम से लेक्चर के बाद कैलकुलेट करना. यहाँ पे क्या हो रहा था? 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए 1 आवर में. यहाँ क्या कह रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में स्पीड ड्रामेटिकली हाई विद अबाउट, कितना लिखा हुआ है? 6 लाख. ठीक है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड. ये 200 मॉलिक्यूल तो एक घंटे में बना रहा था. आप कैलकुलेट करना बेटा, एक घंटे में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. और एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो गया कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन गए एक सेकेंड में. दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ आपको कि एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बहुत ट्रांजिशन ऑफ टाइम के लिए बनते हैं. समझ में आया? ये डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके थोड़ा सा डेप्थ में सोचो कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया. द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम. खुद ही दे भी दिया है, आप वैल्यू निकाल लो. एक सेकेंड में जब वो 6 लाख मॉलिक्यूल बना रहा है तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? सेकेंड्स कैलकुलेट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू निकालो. द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड. इसके बाद तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ गया होगा. इसके आगे हम लोग, अच्छा कैलकुलेट भी हो गया 3.6 करोड़. तो दोनों में देख लो बहुत सारा डिफरेंस आ गया. मतलब इतना डिफरेंस है कि कैलकुलेट करने का मन ही नहीं किया. देख के ही समझ में आ गया कि ये कंपटीशन कहीं है ही नहीं. इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग लगा ये सब? सब रिवाइज करना. कल और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन और ग्राफ देखेंगे. कल शायद लास्ट लेक्चर, कल क्या संडे है? परसों मंडे को लास्ट लेक्चर रहेगा. ओके गुड. और टेस्ट पेपर को एनालिसिस करके जरा मुझे रिस्पॉन्स करो, कैसा था, कोई डाउट, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, वो सब चीजें बताया करो. चलो बाय बाय, गुड डे. रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी मार्क कर लेना. बाय बच्चे, बाय.